कहते हैं समाज में 3 तरीकों से ही अपराध का जन्म होता है। जर, जोरू, जमीन। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो समाज को अपराध की ओर धकेलती हैं। आज की एक ऐसी ही कहानी है जो सुनीता नाम की एक विवाहिता के ऊपर है। सुनीता 2 बेटियों की माँ थी और दोनों की ही शादी हो चुकी थी और बाकी बचे 2 बच्चे भी शादी के लायक हो चुके थे। इस अधेड़ उम्र में सवार हुआ इश्क का भूत उसे आगे चलकर किस खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा, इसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली क्राइम में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बांदा जिले के बुधेड़ा गांव से। बुधेड़ा एक काफ़ी पिछड़ा हुआ छोटा सा गांव था। बांदा जिले के बुधेड़ा गांव के रहने वाले शिव नारायण निषाद 18 जून 2021 की रात को गांव के ही रहने वाले राम सेवक के घर एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लेकिन जब वह देर तक वापस नहीं लौटे तो घर पर मौजूद पत्नी सुनीता की चिंता बढ़ने लगी थी। उस समय सुनीता के घर पर अकेली थी। उसका जवान बेटा और 17 साल की बेटी राधा गांव अल्मोड़ा, वहीं का एक छोटा सा गांव अल्मोड़ है, अल्मोड़ में स्थित एक रिश्तेदारी में गए हुए थे। अब सुनीता ने पति की चिंता में जैसे तैसे करके रात काट ली। लेकिन सुबह होने पर उसने इस बात का जिक्र अपने बेटे से किया और रोते हुए बोली कि बेटा, तुम्हारे पिताजी गांव में ही राम सेवक चाचा के घर पर शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वह घर वापस नहीं लौटे। बेटे दीपक ने जब अपने पिता के गायब होने की बात सुनी तो वह काफ़ी घबरा गया। फिर वह माँ को समझाते हुए बोला, घबराओ मत माँ, मैं घर आ रहा हूँ। हो सकता है पिताजी रात होने पर वहीं रुक गए हों। फिर भी आप चाचा के घर जाकर एक बार पूछ लो कि आखिर वह कहाँ गए। सुनीता बोलती है, ठीक है बेटा, मैं राम सेवक चाचा के घर पता करने जा रही हूँ। सुनीता जब राम सेवक के घर पहुंची तो राम सेवक ने बताया कि शिव नारायण गांव के ही 2 लोगों, सूबेदार और चौथैया के साथ रात 10 बजे ही वहां से लौट गए थे। ये बात सुनीता ने दीपक को फोन करके बताई तो दीपक के मन में तमाम तरह की आशंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसी दिन दीपक अपनी बहन के साथ गांव अल्मोड़ से घर वापस लौट आया। सुनीता और घर के लोग सोचने लगे कि जब राम सेवक चाचा के यहाँ से वो लौट आए तो आखिर कहाँ चले गए और अभी तक वह घर क्यों नहीं आए। उस दिन दीपक अपने ताऊ पिता राम आश्रय, माँ सुनीता और परिजनों के साथ पिता को आसपास खोजने में लगा रहा। अब ऐसे में घर के सभी लोग परेशान थे और अब गांव के लोगों से भी पूछताछ होने लगी थी। जब घर परिवार के लोग काफ़ी थक गए तो परिजनों ने सूबेदार और चौथैया से शिव नारायण के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग रात में 10 बजे साथ ही लौटे थे और गांव के शिव लाखन की पान परचून की दुकान पर गए। वो पान परचून की दुकान जो गांव से थोड़ी ही दूर पर गांव के बाहर थी, वहां पर गए, लेकिन उस समय वो दुकान बंद थी। तब हम लोग अलग अलग होकर अपने अपने घरों की ओर लौट गए। इसके बाद शिव नारायण कहाँ गया, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि शिव नारायण की 2 बेटियां थीं जो अपनी ससुराल में थीं। वो भी अपने पिता के लापता होने की सूचना पर मायके पहुंच चुकी थी। अब शिव नारायण के घर वालों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगी कि कहीं शिव नारायण के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। बेटे दीपक और बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इस दौरान बेटे ने अपने सभी रिश्तेदारियों में फ़ोन कर शिव नारायण के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन सभी जगहों से उसको निराशा ही हाथ लग रही थी। शिव नारायण को गायब हुए अब पूरे 2 दिन बीत चुके थे। जाहिर सी बात है, जब 2 दिन किसी के गायब होने पर बीत चुके हो तो घर के लोगों का क्या माहौल होगा, उनके मन में क्या, उनके जहन में कैसे कैसे सवाल उभर रहे होंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। फिर भी घर वाले पुलिस के पास न जाकर इधर उधर खोजने में ही लगे रहे। इस दौरान 20 जून 2021 की सुबह गांव के सूबेदार और अन्य लोग वहीं गांव के पास ही यमुना नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने हाथ पैर बंधे घुटनों के बीच एक डंडे से फंसी हुई लाश पड़ी देखी। इसके बाद उस लाश को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। गांव वालों ने उस लाश को पहचान लिया। लाश किसी और की नहीं बल्कि 2 दिन से गायब हुए शिव नारायण की ही थी। इधर ग्रामीणों ने नदी के किनारे लाश मिलने की सूचना स्थानीय थाने जसपुरा के थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह को भी दे दी। थाना प्रभारी सुनील
इस घटना की सूचना अपने से बड़े अधिकारियों को देने के बाद अपने दरोगा और सिपाहियों के साथ तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। नदी के किनारे लाश मिलने की सूचना पाकर शिव नारायण निषाद के परिजन भी रोते बिलखते वहां पहुंच चुके थे। पति की लाश देखकर सुनीता दहाड़े मारकर रोने लगी। सूचना पाकर बांदा के एसपी अभिनंदन के अलावा एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह चौहान, सीओ सदस्य सत्य प्रकाश शर्मा के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि लाश पानी में फूलकर उतराकर नदी के किनारे आई है। ऐसे में अनुमान लगाया गया कि शिव नारायण की हत्या 18 जून की रात में ही कर दी गई थी, क्योंकि पानी में पड़ा शव करीब 24 घंटे बाद ही उतराकर ऊपर आ चुका था। थाना प्रभारी ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। फॉरेंसिक टीम ने वहां से कुछ सबूत भी जुटाए। पुलिस ने लाश को देखकर यह कयास लगाया कि हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे, क्योंकि पुलिस को घटनास्थल पर ऐसे कोई भी निशान नहीं मिले जो 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों के आने जाने के हों, जिससे यह कहा जा सके कि हत्या भी इसी जगह पर हुई थी या नहीं। पुलिस अभी तक इसी को आधार बनाकर यह मान रही थी कि हत्या कहीं और की गई है। लाश को नदी में ठिकाने लगाने के उद्देश्य से यहां लाकर फेंका गया था। जिस समय बुधेड़ा गांव में पुलिस अधिकारी व थाने की पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर रही थी, उसी दौरान पुलिस को वहां जमीन पर खून की कुछ बूंदें भी दिखाई दी। साथ ही कुछ दूरी पर चूड़ियों के टुकड़े भी बरामद हुए, जिन्हें फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर मौजूद गांव वालों ने बताया कि टूटी चूड़ियां मृतक की पत्नी सुनीता की ही हैं। उनका कहना था कि मामले की जानकारी होने पर सुनीता वहां बैठकर रो रही थी। हो सकता है उसी दौरान चूड़ियां टूटकर बिखर गई हों। लेकिन पुलिस किसी भी साक्ष्य को हल्के में नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वहां मौजूद हर संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में ले रही थी। इस दौरान हत्या से जुड़े साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने शव मिलने वाले स्थान से पैदल ही नदी के किनारे करीब 1.5 किलोमीटर तक छानबीन की, लेकिन वहां से पुलिस को कोई अन्य खास सबूत नहीं मिला। पुलिस ने जरूरी साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इस दौरान पुलिस ने परिजनों से शिव नारायण के घर वालों से किसी से रंजिश होने की बात पूछी, तो उन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी और वह स्वभाव से भी एकदम सीधे साधे व्यक्ति थे। करीब दोपहर तक पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने और फेफड़ों में पानी न जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने शिव नारायण के बेटे दीपक की तहरीर पर हत्या का मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 302 व 201 के तहत दर्ज कर लिया। रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ ही देर बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने एसपी के निर्देश पर जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की, जिसमें कांस्टेबल शुभम सिंह, सौरभ यादव, अमित त्रिपाठी, महिला कांस्टेबल अमरावती व संगीता वर्मा को शामिल कर जांच की शुरुआत कर दी गई। थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह को शुरुआती पूछताछ में मृतक शिव नारायण के बड़े भाई राम आसरे और बेटे दीपक ने बताया कि 6 महीने पहले गांव के ही एक दुकानदार ने शिव नारायण से विवाद कर लिया था और जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। इसी के बाद पुलिस दुकानदार और रात में दावत में साथ रहे व लाश मिलने की सूचना देने वाले सूबेदार सहित 4 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई, लेकिन पुलिस को उन लोगों से पूछताछ में ऐसी कोई बात नहीं मिली जिससे उन पर शक किया जा सके। जसपुरा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह शिव नारायण निषाद की हत्या के हर एंगल से जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मृतक के घर के हर सदस्य का बयान दर्ज किया। उन्हें जांच में पता चला कि शिव नारायण रात के 9 बजे ही दावत से अपने घर के लिए वापस लौट लिए थे, क्योंकि उस समय हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे में 45 साल की उम्र में उनके कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में पुलिस ये मानकर चल रही थी कि शिव नारायण घर लौटे थे और उनके साथ घर पर ही कोई दुर्घटना हो गई थी। उस दिन घर पर मृतक शिव नारायण की पत्नी ही मौजूद थी, क्योंकि उसके बच्चे रिश्तेदारी में पैलानी थाना अंतर्गत अमलोर गांव गए हुए थे। मौके पर मिली चूड़ियों के टुकड़े के आधार पर पुलिस का शक अब सीधा सीधा शिव नारायण की पत्नी सुनीता पर और भी गहराता जा रहा था। उधर पुलिस को मृतक के हाथ पांव के बांधने और घुटनों के बीच डंडा बांधने की बात समझ में आ चुकी थी। पुलिस का ऐसा मानना था कि यह हत्या के बाद लाश को उठाने का एक तरीका था।
इसी दौरान पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि उसी गांव के रहने वाले जगभान सिंह उर्फ पुतुआ का अक्सर शिव नारायण निषाद के घर आना जाना था। चूंकि शिव नारायण जगभान के खेतों में बटाई पर खेती का काम करते थे। यहाँ बटाई का मतलब ये होता है कि जमीन किसी और की होती थी, लागत खेती करने वाला लगाता था और जो फसल होती थी उसे आधा आधा बांट लिया जाता था। इसी दौरान जगभान के शिव नारायण की पत्नी सुनीता से अवैध संबंध हो गए थे, जिसकी जानकारी होने पर शिव नारायण और जगभान के बीच खटास पैदा हो गई थी। अब पुलिस शिव नारायण की पत्नी सुनीता और जगभान पर अपनी जांच केंद्रित कर आगे बढ़ रही थी कि इसी सिलसिले में थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने जगभान के घर जाकर पता करना चाहा तो वह घर पर ही नहीं मिला। लेकिन शिव नारायण की पत्नी सुनीता ने पुलिस को बताया कि वह शाम को 6 बजे के आसपास एक गांव में शादी में गए थे। वहां से 11:30 बजे रात में लौटकर आए थे। सुनीता ने यह भी बताया कि उनके साथ ही गांव के भोला निषाद की 4 बेटियां भी शादी में गई थी, जहां भोला की 3 लड़कियां वहीं रुक गई थी जबकि एक उनके साथ वापस आई थी। इसके बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने जहां शादी थी वहां पता किया तो लोगों ने बताया कि जगभान वहां से 8:30 बजे ही निकल गया था। फिर पुलिस ने भोला निषाद के घर जाकर पूछताछ की तो लड़कियों ने बताया कि जगभान उनके घर 9 बजे आए थे। उसके बाद तुरंत वो वापस भी चले गए। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि जगभान जब भोला के घर 8:30 बजे चला आया तो वह अपने घर 11:30 बजे रात में पहुंचा था, तो इन 2.5 घंटों के दौरान वो कहाँ रह गया। इस आशंका के आधार पर पुलिस ने जगभान सिंह से 2.5 घंटे गायब रहने का कारण पूछा तो वह उसका ठीक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने जब काफी कड़ाई से मृतक की पत्नी सुनीता और जगभान सिंह से इस बारे में पूछताछ की तो उन दोनों ने शिव नारायण की हत्या की बात कबूल ली। हत्या की बात को कबूल करते हुए हत्या का राज भी उगल दिया। उन दोनों ने शिव नारायण की हत्या की जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। उन अपराधियों ने जो कहानी पुलिस को बताई वो कुछ इस तरह की थी। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला, जिसके जसपुरा थाना क्षेत्र के बुधेड़ा गांव के निवासी शिव नारायण गांव में रहकर ही खेती करता था। शिव नारायण ने गांव के ही जगभान सिंह का खेत भी बटाई पर ले रखा था। खेत बटाई में लेने के कारण खेत का मालिक जगभान शिव नारायण के घर आने जाने लगा था। इस बीच जगभान और शिव नारायण की पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों की ये नजदीकियां कब शारीरिक संबंधों में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन शिव नारायण ने जगभान और सुनीता को साथ में देख लिया। उसने साथ में देखा ही था कि वो पूरी तरह से आग बबूला हो गया और जगभान सिंह को घर पर दोबारा ना आने की कड़ी हिदायत दे डाली। इसके बावजूद भी जगभान सिंह शिव नारायण के घर लगातार आता जाता रहा, लेकिन बार बार शिव नारायण द्वारा जगभान को घर आने से मना करने की वजह से बीते साल जगभान ने शिव नारायण को अपने खेत बटाई पर नहीं दिया। तभी से दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। इसी बात से जगभान और सुनीता शिव नारायण से खार खाए बैठे थे। वो इसी उधेड़-बुन में थे कि कब मौका मिले और किसी तरह शिव नारायण को ठिकाने लगा दिया जाए। हत्यारोपी सुनीता ने बताया कि घटना वाले दिन उनके अविवाहित बेटा बेटी पास ही के गांव अल्मोड़ में अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। उस दिन घर में कोई नहीं था। उसी दिन दोनों ने शिव नारायण को ठिकाने लगाने के लिए सारा ताना बाना बुन डाला था। जगभान दावत से लौटने के बाद रात के करीब 9 बजे सुनीता के घर पहुंचा। इधर मंडप कार्यक्रम से घर लौटे शिव नारायण ने सुनीता को जगभान के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो गुस्से में उसका खून खौल गया। वह पत्नी को मारने पीटने लगा और जगभान से भी काफी गाली गलौज करने लगा। तभी सुनीता ने प्रेमी जगभान के साथ मिलकर अपने पति को चारपाई पर पटक दिया और गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसी दौरान उन लोगों ने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग उस समय जाग रहे थे। ऐसे में उन्होंने शिव नारायण की लाश चारपाई के नीचे छुपा दी। इसके बाद जगभान रात के करीब 11 बजे वापस अपने घर चला आया। जगभान ने बताया कि रात करीब 2 बजे जब मोहल्ले के लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब वह रात के सन्नाटे में फिर से शिव नारायण के घर पहुंचा, जहां उसने और सुनीता ने शिव नारायण की लाश के हाथ पांव बांधकर दोनों पैरों के बीच डंडा डालकर लाश को यमुना नदी में फेंक आए। इतना सब करने के बाद दुलारी और जगभान अपने अपने घर चले गए।
घर आने के बाद दुलारी ने अपने पति के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैला दी और जानबूझकर पति को खोजने का नाटक करती रही। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकता। कहीं ना कहीं कहा जाए तो इंसान जो भी कर्म करता है उसे उसके कर्मों की सजा यही मिलती है। फिलहाल पुलिस ने शिव नारायण की पत्नी सुनीता और उसके आशिक जगभान से पूछताछ करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया। वहीं एसपी अभिनंदन ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को इनाम देने की भी घोषणा की है। फिलहाल यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे समाज में कब किस रूप में मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए यह हम नहीं जान सकते, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आज की कहानी बस यहीं तक। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।